हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू नेक्स्ट 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर. यस्टरडे वी डिस्कस शिफ्ट 1. ठीक है, एंड क्वेश्चंस आर वेरी लॉजिकल. एज आई सेड, नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंथी नहीं होते, बहुत लॉजिकल ग्राउंड पे होते हैं. ठीक है, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस. कुछ होंगे जो आपको एक्सेप्शनल थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पे जाने की जरूरत पड़ेगी, और वो बहुत रेयर होंगे. ठीक है, अदरवाइज सारे स्टैंडर्ड पैटर्न के ही होंगे. देखो, एफ बी ए फंक्शन ऑन आर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. a is some real number, then set of all possible values of a for which f is strictly increasing, right? तो strictly increasing के लिए हम क्या करते हैं, f dash लेते हैं and f dash must be greater than 0. greater than 0 को हम सॉल्व करते हैं, और वो जो इंटरवल आता है उसमें जो फाइनाइट वैल्यूज है ना, जो एंड पॉइंट्स है जो फाइनाइट वैल्यूज के साथ है, जैसे 3 to infinity आ रहा है आपके पास, ओपन इंटरवल आ रहा है, तो हम उस फाइनाइट वैल्यू को क्लोज्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जिस तरह से भी ऑप्शन गिवन है. ठीक है, तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए ऑलवेज फॉर एवरी एक्स. बताएं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आए, इसका मतलब उसका ग्राफ पूरे का पूरा अबव एक्स एक्सिस होना चाहिए. और वो कब होता है, अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी कॉन्केव अपवर्ड एंड इट शुडंट हैव एनी रियल रूट, है ना. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 के लिए ये है वो कंडीशन दैट मस्ट होल्ड ट्रू. तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है जिसे हमने ए कंसिडर किया है, दैट इज ऑलरेडी इज पॉजिटिव. ऑल व्हाट वी नीड इज डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड वी वांट इट टू बी लेस देन 0. इसका मतलब ये 0 है. सो 12a इज ग्रेटर देन 36, a इज ग्रेटर देन 3. तो हमारा आंसर 3 to infinity है. इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में ही आता है, 3 आप क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस. ठीक, अब आ जाए यहाँ. डन. नेक्स्ट बेटा, बच्चा क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. वी आर सपोज टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब सिंपल वर्क है, हमें इसे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका आर्ग्यूमेंट का पता लगाना है, और ये सारे के सारे वैल्यू 0 से 2 पाई में है. ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं. विल राइट दिस इन यूलर फॉर्म. सो 1 प्लस आयोटा का बेटा मॉड्यूलस वैल्यू है √2, राइट. सो दिस इज √2 एंड आर्ग्यूमेंट क्या है, π/4 एंड इसकी पावर है 2023. रेसिप्रोकल में है ना, सो विल राइट 1/√2 का पावर 2023 एंड e पावर i π/4 होल पावर 10, एंड वो रेसिप्रोकल में है, सो e पावर -i π/4 2023. ठीक है, हमें थीटा चाहिए. एज सच हमारे पास एंगल तो है, एक आर्ग्यूमेंट तो है, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट को हमें 0 से 2 पाई के इंटरवल में लाना है. दैट्स इट. तो प्रोसीड कर जाते हैं. बताएं, -π/4 2023. इसे सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ एंगल पे हम ध्यान देंगे. ठीक है, हमें 0 से 2 पाई में इस एंगल को कन्वर्ट करना है. सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज 2023 को आप कर दें 4 से डिवाइड. क्या आ जाएगा, 505 प्लस 3/4. सिंपल वर्क. बच्चा -505 पाई प्लस 3 π/4 ब्रैकेट के अंदर था ना, तो ये हो गया -3 π/4. हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया. डन. हमें पॉजिटिव एंगल चाहिए. ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है. क्या हमें ये पता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, हमें सिर्फ पोजीशन से मतलब है ना, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसे हम 0 पोजीशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, 0 एंगल. और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जिसे हम पाई ले सकते हैं, माइनस पाई ले सकते हैं, और हमें पॉजिटिव एंगल चाहिए, सो विल टेक इट एज पाई. ठीक, तो हम इस एंगल को मॉडिफाई कर देते हैं इनटू पाई. अब देखिए, पाई माइनस 3 π/4 क्या आ गया, π/4 आ गया. ऑप्शन देख लें, डू वी हैव इट हियर. कोई टाइम वेस्टेज पे नहीं जाना है, हमें पोजीशन से मतलब है, तो आप एंगुलर पोजीशन के बेस पे उसे लोकेट कर लें. क्लियर. नेक्स्ट बेटा, set S has all 4-digit natural numbers with the following properties. Every digit of any element of S, मतलब अगर हम कोई भी 4-digit नंबर लेते हैं तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाले डिजिट्स होने चाहिए. एंड एवरी एलिमेंट ऑफ S इज डिविजिबल बाई 5, मतलब हमें वही 4-digit नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए. एंड नो एलिमेंट ऑफ S इज डिविजिबल बाई 2, मतलब उसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए जो डिविजिबल बाई 2 हो, मतलब जो कि इवन हो. ठीक है, तो इन कंडीशंस के बेस पे कितने ऐसे 4-digit नंबर हम बना सकते हैं. सिंपल वर्क. ठीक, तो एक एक चीज को देखते हैं. इन डिजिट्स को यूज करना है, फाइन.
ये जो नंबर होना चाहिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या 5 आए, ठीक। एंड एट द सेम टाइम हमें वो नंबर इवन नहीं चाहिए, मतलब हमें वो ऑड चाहिए, और ऑड तभी होगा जब यहाँ पे डिजिट ऑड आए। तो क्लियर हो जाता है 0 यहाँ परमिटेड नहीं है, और 5 से डिविजिबल होने के लिए या तो 0 आए या 5 आए। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास रह जाता है कि इस प्लेस पे तो 5 ही आना चाहिए। डन। बाकी और कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इस प्लेस को हमें नॉन जीरो डिजिट से ही फिल करना होगा। कितने चॉइसेस है? 1 2 3 4 5। एंड यहाँ कोई भी आ सकता है, यहाँ कोई पे भी आ सकता है, और यहाँ तो वन वे ऑफ फिलिंग। सो टोटल आंसर इज 30 × 6 180। ठीक, नेक्स्ट बेटा। A teacher assigns homework on the nth day. The probability that she will assign homework on the n+1th day, मतलब next day, is 1/3. If she does not assign homework on the nth day, the probability that she will assign homework on the n+1th day is 2/3. Okay, पहले हम इसका एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। Let's suppose previous day को उन्होंने homework दिया and next day भी दिया, यस कर रही हूँ, ठीक है, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ओके, उन्होंने फर्स्ट डे तो दिया, नेक्स्ट डे नहीं दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसका कॉम्प्लीमेंट, यस, क्योंकि इट सेज प्रीवियस डे में उन्होंने दिया, नेक्स्ट डे दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, नहीं दिया तो 2/3, करेक्ट। देन इट सेज इफ शी डज नॉट असाइन होमवर्क ऑन द nth डे, the probability that she will assign homework on the n+1th day, मतलब पहले दिन नहीं दिया लेकिन नेक्स्ट डे दिया, वो है 2/3। तो पहले दिन नहीं दिया, सेकेंड डे भी नहीं दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी इसकी कॉम्प्लीमेंट। एनी डाउट? क्लियर है ना यहाँ तक? बस आगे बढ़ें। If she assigned homework on a Monday, then the probability that she will assign homework on the Thursday of the same week. क्लियर बिल्कुल? अब ध्यान दें, मंडे को उन्होंने दिया, ट्यूसडे वेंसडे का कुछ पता नहीं, लेकिन थर्सडे को उन्होंने दिया, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्लियर? सो दिस इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। अब इन दो प्लेसेस पे क्या क्या आ सकता है? लुक एट, यस, नो, नो, यस, 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 नो, नो। और कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। अब हम लिखते हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज और हम उन्हें कर देंगे ऐड। ठीक, आगे बढ़ें। यस, यस, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। यस, नो, प्रोबेबिलिटी है 2/3। नो, यस, प्रोबेबिलिटी है 2/3 प्लस यस, नो, प्रोबेबिलिटी है 2/3। नो, यस, प्रोबेबिलिटी है 2/3। यस, यस, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। सिंपल वर्क बेटा। यस, यस, 1/3, देन 1/3, देन 1/3, सारे यस यस वाले ही तो हैं, राइट। यस, नो, प्रोबेबिलिटी इज 2/3। नो, नो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 एंड नो, यस, प्रोबेबिलिटी है 2/3। इन्हें ऐड करेंगे, सभी के डिनोमिनेटर में तो 27 ही है। यह है 4 + 1 5 + 4 9 + 4 13। आंसर है 13/27। क्लियर? नेक्स्ट बेटा। द वैल्यू ऑफ साइन में एक सीरीज है, साइन एंड कोसाइन में सीरीज कॉमन है ना। किस तरह की होती है? साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, लाइक दिस, जिसमें कि ये जो एंगल्स है दे आर इन AP। फर्स्ट टर्म इज अल्फा एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज बीटा। अगर इस तरह के n टर्म्स है तो वो होता है साइन n β/2 अपॉन साइन β/2, एंड यहाँ आता है साइन 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2। और आप इसे एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंगल की तरह भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है फर्स्ट एंड लास्ट एंगल का एवरेज, वन इन द सेम थिंग, ठीक है। और अगर ये कोसाइन वाली सीरीज है, बस यहाँ पे कॉस हो जाता है, रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम। डन। आ जाए क्वेश्चन पे। अल्फा हमारे लिए क्या है? 2π/23। बीटा क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल, दैट इज अगेन इज 2π/23। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा?
2 पाई 4 पाई, मतलब ये सारे इवन नंबर से अप टू 44, 44/2, 22 सच टर्म्स आते हैं। फाइन है, वैल्यू पुट कर दें, साइन n बीटा बाई 2, n बीटा बाई 2 क्या आ गया 22 पाई/23 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंगल, इन दोनों को कर देते हैं ऐड, 46 पाई/23 एंड दैट इज 2 पाई एंड बाई 2 करेंगे पाई, इसी का ही वैल्यू 0 है, बाकी और कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं है। 0 मल्टीप्लाइड विद दिस दैट रिजल्ट्स टू बी क्लियर। नेक्स्ट, let P be a point which is a comma b and a and b are non-zero. It says for any point s on x axis, s जो point है वो x axis पे lie कर रहा है, let t be the point of intersection of the line ps with y axis। हमें करना क्या है, हमें locus find करना है। तो एक काम करते हैं, gradually begin करते हैं s point से, s lies on x axis, let it be h, 0। आगे बढ़े, let t be the point of intersection of the line ps, p पॉइंट ये है, s ये है, इक्वेशन ऑफ ps लेते हैं, y माइनस y1 स्लोप आ जाएगा b अपॉन a माइनस h इंटू x माइनस h। ओके, ps की इक्वेशन है, t इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। इस लाइन ने y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करना है, x की जगह पे कर देते हैं 0, y क्या आ गया बेटा माइनस bh अपॉन a माइनस h, t पॉइंट मिल गया हमें। आगे बढ़े, लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ st, st का मिड पॉइंट है m, दैट इज h/2 माइनस bh टू a माइनस h, डन। नाउ इट सेज द लोकस ऑफ m as s वेरीज, मतलब आज h वेरीज, व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, जिसका हमें लोकस लेना होता है उसको हम x, y लेट करते हैं एंड इसमें जो अननोन है, जो वेरिएबल थिंग है उसको एलिमिनेट करते हैं, x एंड y में रिलेशन आ जाता है, दैट इज द लोकस। तो यहाँ से हमें मिलता है h/2 इज x, हमें h को करना है एलिमिनेट, तो h इन टर्म्स ऑफ x हमने ले लिया, यहाँ पे हम इसे कर देंगे पुट, सो इट इज y इज इक्वल टू माइनस b, h की जगह पे आ गया 2x, नीचे है 2 a माइनस 2x ओवर, ठीक, ये हो गया ay माइनस 2xy, लोकस हमारे पास आ चुका है, बस हमें टर्म्स को रीअरेंज करना है। देख लेते हैं किस फॉर्म में हमें करना है, xy वाला टर्म हमें अलग चाहिए, सो 2xy इज इक्वल टू bx प्लस ay, चेक कर लें, 2xy इज इक्वल टू bx प्लस, एकदम डायरेक्ट है ना। नेक्स्ट, let f be a differentiable function on R satisfying these conditions, f of x इंटीग्रेशन में भी f का प्रेजेंस है and f of x is greater than 0 for all x greater than 0, then value of this is, क्लियर है। जब इस तरह का सिचुएशन होता है डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि f यहाँ भी है यहाँ पे भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करेंगे f का वैल्यू मिलेगा, लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो सबसे पहले यहाँ 0 है ना, तो x की पे अगर आप 0 पुट करते हैं तो दोनों लिमिट सेम आ जाता है, तो ये वैल्यू आ जाता है 0, तो क्लियर हो जाता है f ऑफ 0 इज 0 इन आर केस, ठीक है। अब क्योंकि ये कह रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r है, तो f ऑफ 0 इज 0, यहाँ से तो हम ये कंक्लूड कर दिए। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, f डैश x इज f ऑफ x होल पावर 1/3, इसे अब अगर मैं dy बाई dx लिखती हूँ, आई हैव y पावर 1/3, बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है, ठीक, इसको हमने इधर शिफ्ट किया, इंटीग्रेट कर लें, y पावर 2/3 अपॉन 2/3 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो वहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा, देखते हैं, x at 0, दिस इज 0, सो वैल्यू ऑफ c इज 0, सो वी हैव y पावर 2/3 इज 2x/3, हमें फंक्शन चाहिए ना, तो फंक्शन का वैल्यू आ गया 2x/3 होल पावर 3/2 ओवर, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड f ऑफ 3, f ऑफ 3 पे आ जाएं, सो 2 इंटू 3/3, 3 हो जाता है कैंसिल, 2 पावर 3/2 एंड दैट इज 2√2, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा है, ये इसलिए मेंशन है क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी जब स्क्वायर रूट की बात होती है ना, यहाँ स्क्वायर रूट है, तो उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, दोनों चीज़ें लेने की कोशिश करती हैं, तो वो सब गलती बच्चे ना करें, इसलिए कंडीशन दे दिया गया है। और जिन्हें पता है ऑलरेडी कि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं आता, उनके लिए तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, वो डायरेक्टली से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
let f of x be log x to the base e ln x minus 2023x plus 2023 for all x positive real number है. The number of points at which the graph of f cuts x axis. Continuous 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 एक continuous function है. ग्राफ को x axis कितनी बार कट करेगा, बस इतना सा आपको पता लगाना है. ठीक, तो f dash x ले लेते हैं. सबसे पहले we get 1 by x minus 2023. परफेक्ट. f dash x का हमें पता चल गया. आप f डबल डैश भी ले लें. क्या आ रहा है, हमेशा ही नेगेटिव. हमेशा नेगेटिव मतलब ग्राफ बेंट डाउनवर्ड होगा. राइट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास है. सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं ग्राफ अपवर्ड मूविंग कब होगा और डाउनवर्ड मूविंग कब होगा. राइट, कॉन्केव डाउनवर्ड है, ये तो परफेक्ट है. ठीक, उसके लिए इसे कर देते हैं हम सिंप्लीफाई, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. दिस x अपॉन x साइंस 0 1 बाई 2023. यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हमें 0 के राइट में ही चाहिए ना, तो इस तरफ आपको साइन को मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा डिस्कशन इस इंटरवल में है. ठीक, तो 0 से 1 बाई 2023 तक में ग्राफ अपवर्ड मूविंग होगा, फिर डाउनवर्ड मूविंग होगा. तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा ये जानना है ना. तो उसके लिए 0 पे तो ये अनडिफाइंड है. 0 प्लस पे हमें देखना है कि इस फंक्शन का y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, मतलब फंक्शन का आउटकम क्या आ रहा है, ताकि हम पॉइंट को कहाँ शो करें उसमें क्लैरिटी आ जाए. ठीक है, तो 0 प्लस पे बच्चा ये है माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0, ये एक फाइनाइट वैल्यू, सो ओवरऑल दैट विल बिकम माइनस इन्फिनिटी. तो ग्राफ इस तरह से ऊपर आना शुरू करेगा और 1 बाई 2023 पे इसका वैल्यू हमें देखना होगा कि जो पॉइंट होगा जहाँ ये ग्राफ टर्न लेगा, क्योंकि एक मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा ना. राइट, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ अपवर्ड मूविंग था, फिर डाउनवर्ड मूविंग हो जाएगा. तो मैक्सिमा बनेगा कहाँ पे, नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, दैट विल डिसाइड इट. ठीक, तो फंक्शन का वैल्यू हमें चाहिए पर्टिकुलरली एट 1 बाई 2023. चेक कर लेते हैं, बताएं. log टू द बेस e है. ठीक है, 2023 पावर -1 में से ऐसे लिख देती हूँ. एंड देन वी हैव दिस इज 1 बाई 2023 से मल्टीप्लाई हुआ एंड देन 2023. खत्म. क्या हम इसका साइन बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अब ध्यान से सुने मेरी बात. e के पावर में 2023 है. अगर हमें इसका अप्रॉक्स वैल्यू का पता लगाना है, यहाँ पे देखें, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ log 2022 लिखा जा सकता है. अब बताएं log m माइनस log n इज दैट log e पावर 2022 अपॉन 2023. राइट, अब क्या आप बता सकते हैं कि इसका साइन क्या आएगा, जो कि हम बहुत इजीली बता सकते हैं. बेटा e तो 2.718 है, 2 से काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसे 2 भी कंसिडर कर लूँ ना, तो आप देखो जब आप 2 पावर 10 लेते हो, 10 लेते हो, तब वो आता है 1024. 2 पावर 11 लेते ही ना वो इसे क्रॉस कर देता है. तो जब 2 पावर 11 ही इसे 2023 को क्रॉस कर देता है, तो सोचो ये कितना बड़ा है इसके कंपैरिजन में. तो क्या ये एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि log ऑफ 1 जो है वो 0 होता है. जैसे ये वैल्यू 1 से बड़ा आ जाएगा ना, ये आउटकम पॉजिटिव ही तो आएगा. क्लियर है? इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये ग्राफ ऐसे आएगा और यहाँ तक. फाइन. अब हमें ये देखना होगा ये नीचे तो उतरेगा, कहाँ तक जाएगा, ऐसे रह जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये जानना है ना हमें. तो अब फंक्शन का वैल्यू लेंगे एट इन्फिनिटी. अगर डायरेक्टली ले सकते हो वेरी गुड, अदरवाइज फिर हम लिमिट लेते हुए करेंगे. बताएं, लॉग ऑफ इन्फिनिटी ये है इन्फिनिटी माइनस 2023 इंटू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, ये तो एक फाइनाइट वैल्यू है. इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें डायरेक्टली, अगर कर पाए, देखो यहाँ जो log x का ग्राफ होता है और y इज इक्वल टू एक्स होता है, ये दोनों कभी मीट नहीं करते. log x इसके नीचे ही रहता है. तो अगर आप इसका स्लोप 2023 कर देते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट y इज इक्वल टू 2023 टाइम्स ऑफ x, तो सोच के देखो ये स्टिफनेस कितना ज़्यादा हो गया. राइट, इस तरफ तो हमें डिस्कस करना ही नहीं है, हमें पॉजिटिव साइड में ही करना है. तो ये हो गया उस लाइन का ग्राफ. तो ये दोनों कभी मीट तो करेंगे नहीं, एक बात बिल्कुल क्लियर है. और साथ में हमें ये भी क्लियर हो जाता है ये जो वैल्यू होगा ना एट इन्फिनिटी, दैट विल बी इनफाइनाइट टाइम्स लार्जर देन दिस, क्योंकि ये ना बहुत स्लो डाउन हो जाता है लॉग का ग्राफ. इसका अगर आप स्लोप देखो ना बहुत 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 छोटा रह जाता है और वो कांस्टेंट स्लोप में ऊपर की ओर भागता है. ठीक है, अब क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स लार्जर है इसके कंपैरिजन में,
तो हम इसे कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं कंपेयर टू दिस। तो आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस ए फाइनाइट वैल्यू दैट इज माइनस इन्फिनिटी। आप इस तरह से कर सकते हैं या आप लिमिट अप्लाई करते हुए भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको बता देती हूँ, पहले आप आंसर देख लें। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया? 2 बार। हमारा आंसर ये है। ठीक, अब मैं आपको लिमिट वाला केस भी बता देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x माइनस 20 to 3x प्लस 20 to 3। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिमिट के है ना। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म से डील करने का तो तरीका क्या होता है? 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हमें उसे रिड्यूस करना होगा। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर का प्रेजेंस चाहिए। कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे एक ही तरीका है, सब्स्टिट्यूशन। विल टेक x टू बी 1/t। अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो t 0 प्लस को अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ठीक, ये अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा ln 1/t, दैट इज ln t पावर -1 एंड दैट इज माइनस ln t, और ये हुआ दिस प्लस 20 to 3। बच्चा हमने लिया LCM एंड दिस इज माइनस t ln t माइनस 20 to 3 प्लस 20 to 3। ठीक, यहाँ पे t टेंड्स टू 0 प्लस है। अब ध्यान से, सबसे पहले हम इंडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करेंगे। t कर रहा है 0 को अप्रोच, ये 0 है, ये 0 है, ये तो एक फाइनाइट वैल्यू है, नेगेटिव है। बस हमें इसको चेक करना होगा क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म अभी भी है। ठीक, जब तक इसकी वैल्यू का पता नहीं लगेगा आगे तो हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अपने आप में ही एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसका पता लगाते ही हमें कंप्लीट इंडिटर्मिनेट फॉर्म का पता लगेगा। क्लियर है ना? तो t पावर n अगर कोई भी नेचुरल नंबर है ना ln t टेंड्स टू 0 प्लस पे ये वैल्यू 0 ही देता है। इस बात को आप याद रख लें, ये तो मैं आपको करके बता रही हूँ। देखो आप, जब t 0 को अप्रोच करेगा तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो इस केस में हम इसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। फिर एलएचएल अप्लाई किया, -1/t², ये आ गया माइनस t टेंड्स टू 0 पे यह है 0। लेकिन इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये है 0, ये है 0, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये नेग्लिजिबल स्मॉल है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा। डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये इन्फिनिटी विद अ माइनस साइन, आंसर इज माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, let n be number of integers n such that n equal to this, where a, b, c are non-negative integers less than or equal to 10, and n is neither a square nor a cube of a natural number, then ऐसे कितने numbers possible है? समझ आ गया ना क्वेश्चन? ये जो कैपिटल n है, it is number of such numbers n that are possible satisfying this condition। मतलब हमें n की टोटल पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है, that's it। ठीक, वेयर ए बी सी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो ए बी सी के पॉसिबिलिटीज हैं वो 0, 1 सो ऑनटिल 10 है। ठीक, एंड एन इज नाइदर ए स्क्वायर नॉर, इस लैंग्वेज को ध्यान देना, जी मेन एडवांस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जब नाइदर नॉर का डिस्कशन हम करते हैं तो इट इज ए स्क्वायर, अगर मैं उसे एस सेट करूं, एंड इट इज ए क्यूब, सी ले लूं, सो ऑल व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड इज नाइदर दिस नॉर दिस। ठीक, can I write that as S union C whole complement, De Morgan's law, and complement का कैलकुलेशन होता है टोटल माइनस n of S union C से। ठीक, दैट मीन्स टोटल सच नंबर्स दैट आर पॉसिबल, इस तरह के कितने नंबर्स टोटल होंगे उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे n of S n of C प्लस, क्योंकि ये क्या होता है n of S प्लस n of C माइनस n of S इंटरसेक्शन C। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो साइन डन। अब बस हमें आंसर लिखना है। इस चीज को मैं फिर से आपका अटेंशन ड्रॉ कर रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइदर नॉर। ठीक है, उसका कैलकुलेशन टोटल हमारे पास कितने ऐसे नंबर्स पॉसिबल है? ए कैन बी फिल्ड इन 11 वेज, बी इन 11, सी इन 11 वेज, सो 11 क्यूब। कितने ऐसे होंगे जो स्क्वेयर्स होंगे? कोई नंबर स्क्वेयर कब होगा? जब उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इवन टाइम्स प्रेजेंट हो। इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ए बी सी तीनों ही इवन चाहिए। अब 0 से 10 तक में हमारे पास 6 इवन नंबर्स आ देयर एंड 5 ऑड नंबर्स आ देयर। तो अगर हम ए बी सी इवन चाहते हैं, ए हैज हाउ मेनी चॉइसेस? 6, बी हैज 6, सी हैज 6। ठीक, और अगर हम इसे परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं तो ए बी सी
मस्ट बी मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर्स है? 4 हैं, 0, 3, 6 एंड 9। ठीक, सो ABC all can be decided in 4 into 4 into 4. Correct. Now we want it to be a perfect square as well as a perfect cube. इसका मतलब ABC मल्टीपल ऑफ 2 भी होने चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी होने चाहिए। वो नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब दे आर मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ देयर LCM। करेक्ट। सो मल्टीपल्स ऑफ 6 हमारे पास 2 है, तो 2 क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। कैलकुलेट कर लेते हैं। A क्यूब माइनस B क्यूब से करेंगे। आप 11 क्यूब 6 क्यूब ये सब कैलकुलेट करते हुए भी कर सकते हो, बट व्हाट आई प्रीफर इज A क्यूब माइनस B क्यूब, विच इज A माइनस B इंटू A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस AB। ईजी ना। एंड ये तो स्मॉल है तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। दिस इज माइनस 64 प्लस 8, डायरेक्टली लिखते हैं 56। डन। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। बचा 36, 66, क्या आ गया? 102। 102, दिस इज 223। 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्या आ गया बेटा? राइट। एंड इसमें से हम करेंगे 56 को सब्ट्रैक्ट, 1115 माइनस 56। ठीक, व्हाट डू वी गेट? 9 एंड देन 5 एंड वी हैव 10। लुक एट द ऑप्शंस। राइट बेटा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट ABC be a triangle and ABC denote the lengths of its sides BC, CA and AB respectively. Let alpha and beta be positive real numbers such that this. Then आप देखो यहाँ पे ना एंगल्स में रिलेशन है और यहाँ साइड्स में रिलेशन है, और यहाँ से हम इनमें से किसके बारे में कंक्लूड कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग, एंगल का डायरेक्ट रिलेशन हम साइड के साथ तो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुछ भी, जैसे ये है देन दिस, ये तो हम नहीं कह सकते। देन दिस, ये भी हम नहीं कह सकते। ये यहाँ पे इम्प्लाइज वाले केस है, तो हम उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो देखें, अल्फा A प्लस बीटा B इज इक्वल टू दिस। इम्प्लाइज मतलब ये और ये दोनों साथ में मिलके क्या ये इम्प्लाई करेंगे? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा का प्रेजेंस यहाँ है, यहाँ है। अगर हम एक जगह कर दें, so that is angle A minus angle C, ठीक, is equal to बीटा का प्रेजेंस C एंगल माइनस B एंगल, कैपिटल लेटर लिख रही हूँ डिनोटिंग द एंगल्स। ठीक, अब इस रिलेशन पे आ जाएं, बिल्कुल वही चीज़ है, बस ये ABC में है, स्मॉल ABC मतलब साइड्स में है। तो ये आ गया A माइनस C इज इक्वल टू साइड C एंड दिस। अगर ये दोनों रिलेशन साइमल्टेनियसली सैटिस्फाइंग है तो अल्फा बाई बीटा जो यहाँ से मिलेगा वही यहाँ से मिलना चाहिए। यस, सो डज इट मीन, और आप ऐसे भी ले सकते हो कि अल्फा का जो कोएफिशिएंट का रेशियो है वही ये होना चाहिए। राइट, ये कब होल्ड कर सकता है, इसी बात को हमें स्टडी करना है। दैट्स इट। अब आप ऑप्शन देख लें, यहाँ से A इज इक्वल टू B, मतलब दो साइड की इक्वालिटी की बात हो रही है। यहाँ तो ऑल टुगेदर अल्फा एंड बीटा के साथ कनेक्शन है, सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, it says for A and B be real numbers, A greater than 0 है, n A, B denote number of elements in the set this, मतलब x be real number satisfying this equation for this particular A and B, कितने solutions होंगे उसको n नाम दिया गया है। ऑप्शंस पे आ जाएं स्ट्रेट अवे। n A, B is 1 for all A and B। ध्यान देना, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन का डिस्कशन हो रहा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 हर A and B के लिए आएगा या नहीं आएगा। मिक्सचर ऑफ फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है बेटा, तो इन्हें तो हम डील करते हैं ग्राफिकली। राइट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक तरफ, इसे कर दिया दूसरी तरफ, दोनों के ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या हर एक A एंड B के लिए ये दोनों एग्जैक्टली एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगे। तो उसके लिए साइन एक्स का ग्राफ ये है। ठीक, हमें x बिलोंगिंग टू R पे लेना है। अब जब आप साइन एक्स के ग्राफ को A टाइम्स करेंगे, A पॉजिटिव है, तो A का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ एनलार्ज हो जाएगा, और अगर A का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये कॉम्प्रेस हो जाएगा। राइट, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। अब इस पे आ जाए, y इज इक्वल टू b माइनस एक्स। y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन को आप एक बार देखें, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। ठीक,
ये दोनों ग्राफ एग्जैक्टली एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर b माइनस एक्स की बात की जाए तो माइनस एक्स के ग्राफ को हम शिफ्ट ही तो करेंगे। अगर b पॉजिटिव है तो इस तरह से ये लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट होती जाएगी, b नेगेटिव है तो नीचे की ओर शिफ्ट होती जाएगी, शिफ्टिंग ही करनी है। ठीक, अब ऑप्शन पे आए, क्या इसका सोल्यूशन हमेशा ही 1 आएगा? यहीं पे फेल हो जाएगा, आप ध्यान देना। अगर मैं a का वैल्यू इस तरह से कुछ ले लूं कि जब ये एनलार्ज हो तो इतना ज़्यादा एनलार्ज हो जाए, तो 1 सोल्यूशन तो यहीं पे फेल हो गया, स्टेटमेंट इज गॉन रॉन्ग। नेक्स्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी a सच दैट दिस इज 1, ये डायरेक्टली यहीं पे फेल हो जाता है जब b का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 1 है, फेल्ड। क्योंकि एक सोल्यूशन आ रहा था ना, अभी मैंने आपको सबसे पहले ही बताया, n ऑफ a, b इज ऑलवेज फाइनाइट। ऑलवेज फाइनाइट तो आएगा ही, क्योंकि ये जो ग्राफ है कहीं ना कहीं, जैसे a sin x की अगर हम बात करें तो इसका रेंज -a से a में आएगा, तो b माइनस एक्स जो लाइन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ट्रैवल कर रही है, तो -a से a के बीच में तो उसका कोई सेक्शन ही लाई करेगा, तो जब वो उसके ब्रांचेस वो कट करेगा तो फाइनाइट टाइम्स ही कट करेगा, इनफाइनाइट टाइम्स तो कट करता हुआ जा ही नहीं सकता। आप वैसे भी देखो, ये है sin x, ठीक है, मैंने 2 sin x ले लिया लेट्स सपोज। ठीक, अब मैंने जब इस लाइन को बनाया कोई पर्टिकुलर b के लिए, लेट्स सपोज मैंने लाइन बनाया, आप देखें यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, तो ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसा एक जगह आएगा जब ये -2 को क्रॉस करके फर्दर नीचे चली जाएगी, तो उसके बाद कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिलना ही नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 2 हाइट पे है, उसके बियॉन्ड चला जाएगा तो इस ग्राफ को कहीं कट करेगा ही नहीं, तो जहाँ कहीं भी वो कट करेगा लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस पे ही कट करेगा, तो ऑलवेज इज फाइनाइट। क्लियर, इट इज इनफाइनाइट इज रूल्ड आउट। परफेक्ट बेटा। नेक्स्ट, let n be number of solutions of this equation where these are non-negative integers। देख के कहीं से बच्चों को ऐसे लगेगा कि ये तो पता नहीं क्या आ गया, बट देखो कितना स्मार्टली आप इसे कर सकते हो। इनमें कोएफिशिएंट है 1, इसे हम इकट्ठा लिख लेते हैं, यहाँ सभी के पास 2 है, ये आ गया। अब हमें इनका कंबाइंड फॉर्म कितना चाहिए? 6 चाहिए, एंड इंडिविजुअली दे आर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। परफेक्ट, तो हम डायरेक्टली x0, x1, x2 इनके वैल्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे, रादर अगर मैं इसे a कंसिडर करूं और इसे b कंसिडर करूं तो a + 2b इज 6। तो सबसे पहले हम a एंड b के पॉसिबिलिटीज को देख लेते हैं, डायरेक्टली आंसर होगा। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये 3 होगा, मैं इसकी वैल्यू की बात कर रही हूँ, 2 को नहीं ले रही हूँ, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये होगा 3। अगर ये 1 है तो ये 5, ये तो इवन चाहिए ना, तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये 2 है तो ये है 2, और अगर ये 3 है तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर ये 4 है तो ये हो जाएगा 1, 5 होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, 6 होगा तो ये 0 होगा। परफेक्ट, अब डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। बताएं, x0 + x5 = 0, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। इसको तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 1 सोल्यूशन, दोनों 0 होना चाहिए। ठीक, इसके कितने सोल्यूशंस होंगे? दिस इज इक्वल टू 3। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के लिए नंबर प्लस नंबर ऑफ साइंस 3 है, 3 + 3 6, c ये नंबर ले लो या नंबर ऑफ साइंस ले लो। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट ना, 6c3। अब बताएं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन फॉर दिस, नंबर प्लस नंबर ऑफ साइन, c द नंबर और नंबर ऑफ साइन कुछ भी लिख सकते हैं, तो आ गया 3c1 ले लो या 3c2 ले लो, एंड यहाँ पे 2 + 3 5c2। हियर दिस इज 4 + 1 5c1, दिस इज 4c1। यहाँ पे आ जाएं, दिस इज 7c1। बच्चा ये हमें 0 चाहिए, सो दैट इज 3c3, या आप डायरेक्टली 1 सोल्यूशन लिख सकते हैं। इन्हें हमें समापित तो करना है। बच्चा 6 से 3 का वैल्यू क्या आता है? 6 × 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इट इज 20, 20 × 1 20, दिस इज 10 × 3 30, दिस इज 20, और ये है बेटा 7। क्या आ गया बच्चा? 50 60 70 77। नाउ लुक एट द आंसर्स, वी हैव दिस। फाइन, नेक्स्ट। अभी ये मल्टी करेक्ट सेक्शन है, 5 क्वेश्चंस। फॉर a एंड b बोथ ग्रेटर देन 0, f a, b इज दिस, देन इमीडिएट अटेंशन देना। जब इस तरह से कोई फंक्शन आ जाता है हमारे पास जिसके बारे में हमें पता है पीरियोडिक है वो, तो उसका पीरियड से आप बिगिन करेंगे। ठीक, तो मॉड साइन x का पीरियड होता है पाई, राइट, एंड x की जगह पे अगर ax + b आ जाता है तो उस फंक्शन का पीरियड आता है पाई/मॉड a, राइट। x का कोएफिशिएंट का मॉड, b इफेक्ट नहीं करता पीरियड को। ठीक, जो x का कोएफिशिएंट है बस वही इफेक्ट करता है। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 2 पाई, तो ये जो फंक्शन है इसका पीरियड आ जाएगा पाई/2 पाई
एंड दैट इज हाफ। वेरी क्लियर, डन। तो अगर इसका पीरियड हाफ है तो पीरियोडिसिटी रिलेटेड आपके जो डीआई के प्रॉपर्टीज है वो सारे आपको क्लियर होंगे। तो डायरेक्टली यूज में लेते हैं 10 to 11 मतलब टोटल जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है 1 यूनिट। 1 यूनिट में 2 बार पीरियड कवर हो रहा है। सो कैन वी राइट दैट एज 2 टाइम्स ऑफ 1 पीरियड। 1 पीरियड हम 0 to हाफ लिख सकते हैं, हाफ to 1 लिख सकते हैं। 1 पीरियड मतलब हाफ इंटरवल इंटीग्रेशन में कवर होना चाहिए, राइट। सो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज परफेक्ट, फाइन। नेक्स्ट आप देखें 41/4 43/4 दोनों का डिफरेंस हाफ है, मतलब एक लूप कवर हो रहा है। यहाँ पे भी डिफरेंस हाफ है, मतलब ये और ये तो इक्वल है, लेकिन क्या उसका हाफ टाइम्स होगा? हाफ टाइम्स तो तभी होगा ना जब दोनों के दोनों 0 हो, राइट, अदरवाइज तो नहीं आएगा। लेकिन हमें तो क्लियर है जो कोई भी वैल्यू आएगा, जैसे 0 से हाफ में आप लेते हैं, एक लूप की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इसका वैल्यू 0 आ सकता है क्या? आप खुद बताएं, हमें पता तो है साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से है ना, तो वैल्यू 0 तो आ नहीं सकता। इंटीग्रेट करके भी आप चेक कर सकते हो, कर ही लेते हैं, हमें आगे भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। उसके लिए आई कंसीडर दिस टू बी t, ओके। तो t इज 2 पाई x, dt इज 2 पाई dx। तो ये हो जाएगा sin t dt by 2 पाई। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द न्यू वेरिएबल, ये है 0 तो 0 2 पाई, 0 से पाई के इंटरवल में साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो sin t dt हो जाएगा। और वैसे भी आई एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर जो साइन का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है, उनमें ये जो एक बाउल होता है ना उसका एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है। तो अगर आप हाफ लेते हो, मतलब ये इंडिविजुअली क्योंकि सिमेट्रिकल है तो ये 1 स्क्वायर यूनिट का होता है और ये 1 स्क्वायर यूनिट का होता है, ये आपको याद रख लेना चाहिए। तो 0 से पाई में ना 2 स्क्वायर यूनिट है, तो इंटीग्रेट करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ये हो गया 2/2 पाई एंड दैट इज 1/पाई। तो 0 तो नहीं है, क्लियर है ना। तो ये तो मैच नहीं कर सकता है क्योंकि इधर 1/पाई है, इधर 1/2 पाई है। डन। यहाँ पे आ जाए बच्चा, क्या इंटरवल कवर हुआ है? 1/8, मतलब एक कंप्लीट पीरियड तो कवर नहीं हुआ है, राइट। और इस तरफ जो कवर हुआ है वो कितना हुआ है? आप देखिए 1 यूनिट, मतलब 2 टाइम्स द पीरियड। तो 2 टाइम्स द पीरियड मतलब 2/पाई है इधर आंसर। और इस तरफ जो भी आंसर आएगा आप देखें मॉड साइन टी का ग्राफ, इस इंटीग्रेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इसमें जो हमारा इंटरवल है ना वो पूरा एक लूप का इंटरवल नहीं है, वो पार्शियल इंटरवल है। तो जो कुछ भी एरिया आएगा वो एक लूप के एरिया से भी तो छोटा आएगा ना, तो ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। वैसे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हुए भी चेक कर सकते हो, बट लॉजिकली यू कैन स्क्रीन आउट। ये एग्जाम इसी तरह का ही होता है, ठीक है। आपको हमेशा सॉल्व करके आंसर करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ऑप्शन पे आप आ जाएं, दैट इज 41/4 43/4 हाफ, राइट। तो ये है एक लूप का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है। दूसरी तरफ जो है एक पीरियड के फॉर्म में हम इसे इंटरप्रेट तो कर ही नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, इसे हम सॉल्व ही कर लेते हैं। तो हमारे पास है साइन t जो अभी हमने किया था dt/2 पाई, बस लिमिट ही तो अप्लाई करना है ना। a हमारे लिए है 0 एंड ये है 3/4 और t हमने कंसिडर किया है 2 पाई x को, तो लिमिट क्या आ जाएगा 0 एंड 3/4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ गया आज 3π/2। डन बेटा, ये मॉड के अंदर है। अब आप डायरेक्टली आंसर बताएंगे। मॉड साइन टी का ग्राफ ये होता है और आपको बताया ये 1 स्क्वायर यूनिट होता है, ये 1, तो 3π/2 तक में 3, राइट। सो दिस इज 3/2 पाई। अब इसको हम करते हैं 2/3, तो क्या ये 1/पाई ही आ रहा है, राइट। सो दिस इज परफेक्ट, क्लियर। इस तरह से यहाँ पे भी अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो आप इंटीग्रेट करके आंसर करें, फाइन। नेक्स्ट बेटा, let S be a set which has elements x, y, z। फंक्शन है S सेट से नेचुरल नंबर पे A be a subset of natural number satisfying the following condition। इट सेज f of x अगर A सेट को बिलोंग कर रहा है, A एक सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है, देन f of y भी उस सेट को बिलोंग करेगा, ओके। एंड इफ f of z does not belong to A, then f of y does not belong to A। एक बात, जब डज नॉट बिलोंग टू का केस आता है तो बहुत से बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आपको ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैथमेटिकल रीजनिंग आपके सिलेबस से रिमूव ही हो गया था, है ना। तो हो सकता है बहुत से बच्चों ने किया हो और हो सकता है कुछ ने नहीं भी किया हो। तो जिसने नहीं किया है आप देख लें, इफ P देन Q, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इट इज इफ
नॉट Q देन नॉट P, ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, लॉजिकली दे आर द सेम। तो अगर ये गिवन है, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, आप इसे सिंपल फॉर्म में ये लिखते हुए कर सकते हो, ठीक है। ऑल व्हाट आई मीन इज इफ नॉट A देन नॉट B गिवन है, तो आप इन्हें इंटरचेंज करेंगे और दोनों के साथ एक्स्ट्रा नो लगा देंगे, तो नो नो येस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट लोगे दैट साइड। सो इफ B देन A लाइक दिस, क्लियर हो गया। तो आप इस स्टेटमेंट को बदल के ये लिख सकते हैं इफ f ऑफ y बिलोंग्स टू A, इजी हो जाएगा ना आपके लिए, देन f ऑफ z ऑल्सो बिलोंग्स टू A। अब कितना सिंपल सा रह गया। अब हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, ठीक। देखिए f ऑफ x, f ऑफ y, f ऑफ z, अगर f ऑफ x सेट A में है तो f ऑफ y भी उसमें होना चाहिए, अगर है तो वो होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये है या नहीं है, दोनों ही चीजें एक्सेप्टेबल होंगी। इफ का मतलब ये है ना कि अंडर दैट कंडीशन ये होल्ड करना चाहिए। अगर ये कंडीशन ही होल्ड नहीं कर रहा है तो वो आए नहीं आए सब कुछ चलेगा, राइट, क्योंकि उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, क्वेश्चन है। इफ देन का मीनिंग क्लियर है ना बेटा, राइट। अब f ऑफ z के रिलेटेड आ जाए, अगर f ऑफ y उसमें है तो f ऑफ z का भी होना जरूरी है। f ऑफ y है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए, या नहीं है तो ये है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट फाइन? ये हो गया हमारे कंप्लीट पॉसिबिलिटीज। अब ऑप्शंस पे आ जाएं। व्हेनेवर f ऑफ x इज इन A, मतलब सिर्फ ये वाला केस, देन f ऑफ z इज ऑल्सो इन A, तो अंडर दिस केस ये होल्ड कर रहा है, परफेक्ट है। व्हेनेवर f ऑफ x इज नॉट इन A, नॉट इन A, तो आप इस तरह से ले सकते हैं और आप इन्हें इंटरचेंज करके, जैसे मैंने आपको बताया, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक, जैसे आपको सिंपल लगे, दोनों एक ही चीज है। अगर f ऑफ z A में है, आप देख लें f ऑफ z A में है, मतलब ये वाले केसेस, क्या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x भी A में है? बिल्कुल नहीं, इन तीनों केसेस में तो नहीं हो रहा है ना, पार्शियली हो रहा है, सो ये फेल हो गया। व्हेनेवर f ऑफ z इन A, f ऑफ z अगर A में है तो क्या तब f ऑफ x, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल सेम है ना, तो ये रूल्ड आउट है, तो ये भी रूल्ड आउट है। इसमें आ जाए f ऑफ z नॉट इन A, ये और ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, और हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट इन द एंड द स्टेटमेंट दे आर द सेम, ठीक, तो आप डायरेक्टली इसे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट A and B be two non-zero vectors, let S be set of vectors V such that A cross V is equal to B, then there exists a positive real number R such that magnitude of V is lesser than R for all V belonging to S। आप बताएं, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आएगा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी को क्या आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? क्या एक फाइनाइट वैल्यू से हमेशा ही वो छोटा आएगा? कोसेक थीटा का इन्वॉल्वमेंट है, कोसेक थीटा इन्फिनिटी तक जाता है, तो हम उसको एक फाइनाइट वैल्यू से हमेशा छोटा आएगा, ये रेस्ट्रिक्शन तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कोसेक थीटा को लेके बना है। ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू, लेकिन ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो ये तो एक अनबाउंडेड वैल्यू बन गया, तो हम इसे बाउंड तो कर ही नहीं सकते, सो दिस इज रूल्ड आउट। नेक्स्ट, S इज नॉन एम्प्टी इफ ओनली इफ A डॉट B इज 0। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो ये जो B वेक्टर है ये दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, A के भी परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर, मतलब अगर इसका एग्जिस्टेंस है तो कंफर्म तो है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो वही चीज ये कह रहा है, S अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो A डॉट B जरूर 0 होगा, परफेक्ट है। नेक्स्ट, S इज कंटेन्ड इन ए प्लेन, S है क्या? सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स V। हमारे पास A एंड B वेक्टर है, हमें पता है V वेक्टर B के परपेंडिकुलर है, तो अगर B वेक्टर ये है, V इसके परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली उस प्लेन पे लाई करेगा जिसके लिए ये एज ए नॉर्मल एक्ट करेगा। यस, सो दे आर ऑल गोइंग टू बी कोप्लेनर। Next, if V1 and V2 are in S, then there exists lambda belonging to R such that this। इसको आप देखें, V1 and V2 दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब A क्रॉस V1 इज इक्वल टू B एंड A क्रॉस V2 इज B, परफेक्ट। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, A क्रॉस आ जाएगा कॉमन, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है, इट सिंपली मीन्स V1
माइनस V2, ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, सो एक वेक्टर को हम स्केलर टाइम्स द अदर तो लिख ही सकते हैं, एंड क्वेश्चन एग्जैक्टली वही चीज हमसे पूछ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, let C1, C2 and C3 be three circles having the same radius r which touch each other externally. Okay, situation को आप एक बार देख लें, इक्वल रेडियस है, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक, टचिंग एक्सटर्नली। फॉर एनी सर्कल C which is touched internally by C1, C2, C3 lies within C. There is no circle C touched internally by C1, C2 and C3. Circle तो है, तो ये तो ruled out है। A circle C touched internally by C1, C2 and C3 has radius as this. हमें इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। देखें, ये R है, ये R है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, राइट, ये सब R, साइड इसका है 2R। हमें फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक, ध्यान से सुनना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बच्चा मुझे तो ये फाइंड करना है, यस, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब कोइंसाइड कर जाते हैं। मैं इसे सेंट्रॉइड की तरह ट्रीट कर लेती हूँ। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में चीज़ें बिल्कुल हैंडी रखना है। अगर साइड ए है तो उसका ऑल्टीट्यूड होता है √3/2a, और वही इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मीडियन भी है, राइट। और हमें पता है उसका जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। तो अगर मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, आई से 2/3 ऑफ द ऑल्टीट्यूड, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, राइट, ऑल्टीट्यूड मीडियन ऑल आर इक्वल, ये आ जाता है। 2 को हम कर देते हैं कैंसिल, ये आ गया, तो ये आता है a/√3, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें ये पार्ट क्या आएगा, a तो 2r है ना, तो ये आ जाएगा 2r/√3, और ये है बेटा r। तो ओवरऑल ये जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का वो ये आ गया। चेक कर लें, डू वी हैव इट हियर? फाइन। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ एनी सर्कल C टच्ड इंटरनली बाय दिस, मतलब सिर्फ दो ही सर्कल के रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसे है ना बेटा, हमें सबसे छोटा सर्कल पॉसिबल चाहिए, तो क्लियर हो जाता है उस सर्कल के लिए ये होगा डायामीटर, ये है 2r, ये है 2r, 4r इज द डायामीटर, मतलब रेडियस विल बी 2r। अब एटलीस्ट की बात कर रहा है, एटलीस्ट की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि इन दोनों सर्कल को टच करते हुए बहुत सारे और भी सर्कल बना सकते हैं, लाइक दिस। अब रेडियस इंक्रीज होता हुआ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा रेडियस जो पॉसिबल है वो है 2r। परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन बेटा, S A, B है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में A एंड B आर इंटीजर्स, R be the equivalence relation on S defined by, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ रिलेशन जो भी आएगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, एंड इट सेज ये है वो कंडीशन जो इसे सेटिस्फाई करता है। फॉर A, B बिलोंगिंग टू S, लेट F A, B डिनोट द इक्विवेलेंस क्लास। और इक्विवेलेंस क्लास अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया गया है। वो जो इक्विवेलेंस क्लास है उसमें C, D ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो S को बिलोंग कर रहे होंगे, मतलब इसके दोनों एलिमेंट्स इंटीजर्स ही होंगे। एंड A, B का आप इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हो तो A, B के साथ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। रिलेटेड का मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे C, D को लेके जो सेट क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, B। फाइन। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। देयर एग्जिस्ट A, B बिलोंगिंग टू S सच दैट F ऑफ A, B हैज ओनली वन एलिमेंट। ये पॉसिबिलिटी है क्या? अब देखो, अगर हम एक ही एलिमेंट चाहते हैं, मीनिंग को समझ लें, क्या ऐसा A, B आप फाइंड कर सकते हैं ताकि A² प्लस B² जो कुछ भी आए अगर हम C² प्लस D² से इक्वेट करें तो C, D को जब हम सॉल्व करें तो एक ही पॉसिबिलिटी मिले। तो सिंपल है ना, आप इसको भूल जाएं, हमें इसी को तो फाइंड करना है। आप इस पे चलें, C² प्लस D² इज इक्वल टू समथिंग। क्या होना चाहिए ताकि जब हम C एंड D एज इंटीजर्स सॉल्व करें तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हमें मिल पाए C एंड D के लिए। तो क्लियर है, इट शुड बी 0। तो अगर ये 0 है तो C एंड D दोनों 0 होंगे, तो एक ही तो पॉसिबिलिटी हमें मिलेगा। यस, और इनडायरेक्टली यू कैन इवन से दो परफेक्ट स्क्वायर का सम समथिंग हो, एंड जब हम C एंड D के लिए सॉल्व करें एक ही पॉसिबिलिटी मिले,
वो 0 के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। रीजन बिंग, अगर मैं इसे दोनों को अगर मैं 1 and 1 कंसिडर कर लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ लेट्स सपोज, तो आप देखें c स्क्वायर 1 है ना, तो c के पॉसिबिलिटीज प्लस माइनस 1 है, d स्क्वायर 1 है ना, तो d के पॉसिबिलिटीज ओवरऑल क्या आया प्लस माइनस 1, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज आ देयर 2 into 2। तो अगर ये 0 नहीं है, उसके अलावा कोई भी और दो परफेक्ट स्क्वायर का सम है, तो हमेशा जो कोई भी आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 में ही आएगा। यस, कुछ भी लेके आप देख लो। लेट मी टेक 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 5 है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या आएंगी। देखो ये मैंने 5 लिया है, तो हो सकता है c स्क्वायर 1 रहा हो, d स्क्वायर 2 रहा हो, 2 का स्क्वायर रहा हो, या तो ये 2 स्क्वायर रहा हो, ये 1 स्क्वायर रहा हो। ठीक, यहाँ से हमें c की पॉसिबिलिटीज मिलती है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, सो 2 into 2 4, और यहाँ से 4, टोटल 8। मल्टीपल ऑफ 4 तो आना ही आना है हर एक केस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी नॉन जीरो फॉर्म में है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बेटा करेक्ट है। देयर एग्जिस्ट a, b as such that this has exactly 4 एलिमेंट, जैसे मैंने बताया बिल्कुल होगा। 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर लेते हुए भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पॉसिबल है। ये कह रहा है 6 तो हो ही नहीं सकता ना, अभी हमने डिस्कस किया कि वो 4 के मल्टीपल में ही आएगा। देयर एग्जिस्ट a, b such that this has infinitely many elements। क्या इनफाइनेटली मेनी की पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि जो कुछ भी आप दो परफेक्ट स्क्वायर का समेशन लोगे वो a एंड b के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, a एंड b दोनों फाइनाइट ही होंगे, तो a एंड b फाइनाइट है तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगा, तो इनफाइनेटली मेनी तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। इज दैट क्लियर? दैट्स इट। तो आप एक बार देख लें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट है दे आर मेनी। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑफ द वे जाके हमें सोचना पड़ता है, रेस्ट ऑल यू कैन वेरी इजीली डू। ठीक है, और टाइम भी नहीं लग रहा है, आप देख रहे हो क्वेश्चंस को करने में। ठीक है बेटा, सो क्लोजिंग इट हियर।